नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के इतिहास के जो वंश हैं उनमें से आपके सामने आज का टॉपिक में जो लाया हूं वह है कछवा वंश। टॉपिक नंबर 8 कछवा वंश। और ये जो कछवा वंश थे वो जयपुर व आमेर के क्षेत्र में थे। तो जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहीं पर ये कछवा वंश वहाँ पर रहते थे। तो उनके बारे में आज का ये वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने जो इतिहास पढ़ाया है मैं आपको आपका अपना चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी पर जो इतिहास अभी तक पढ़ाया है उसे ज़रूर देखें, क्रम से देखें। तो राजस्थान के इतिहास के बाद मैं भारत का इतिहास आपके सामने लाऊंगा और बहुत वीडियो मैंने प्रत्यक्ष उसका रिवीजन भी आपको करवा रहा हूं। तो ये भी आपके रिवीजन है क्योंकि इसका जो मैंने टॉपिक नंबर 8 मैंने आपको मेरे ऑथेंटिक नोट्स द्वारा आपको समझा दिया है। तो कछवा वंश की शुरुआत करें हम। तो उससे पहले आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करें हम कछवा वंश का इतिहास हम पढ़ें। तो कछवा वंश जो थे वो आमेर व जयपुर के क्षेत्र में थे। तो कछवा वंश का पहला शासक हम पढ़ें तो पहला शासक का नाम याद रखना आप, तेजकर्ण। क्या नाम है? तेजकर्ण, जिसे दुल्हे राय भी कहते हैं। एक ही व्यक्ति है ये। तो आमेर में कछवा वंश की नींव रखी है। संस्थापक हैं तेजकर्ण दुल्हे राय। इन्होंने लगभग 1137 ईस्वी की बात है, 1137 ईस्वी में ही कछवा वंश की नींव रखी है। तो कछवा वंश की नींव किसने रखी है? तेजकर्ण दुल्हे राय ने। और प्रारंभिक जो राजधानी थी वो दौसा थी। प्रारंभिक इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो दौसा थी। ये याद रखना, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते हैं। तो कछवा वंश का प्रमुख शासक के बारे में एक ही व्यक्ति का नाम है ये दुल्हे राय, जिसे तेजकर्ण के नाम से ही जानते हैं। 1137 ईस्वी में आमेर में कछवा वंश की नींव रखी और प्रारंभिक राजधानी दौसा। ये उसके बाद बताएं कि तेजकर्ण ने जमवाय माता का मंदिर बनवाया है। जमवाय माता का मंदिर आपको पता है, जमवाय माता तो ये कछवा वंश की कुल देवी है। तो यही मंदिर जो है जमवाय माता का मंदिर तेजकर्ण ने ही बनवाया, दुल्हे राय ने ही। कहाँ है? तो जमवाय रामगढ़ जयपुर में ही है उनका मंदिर है। तो कछवा वंश की कुल देवी कौन? तो जमवाय माता, याद रखें आप। तो तेजकर्ण के बाद में एक शासक और बनते हैं कोकिल देव। क्या नाम है? कोकिल देव। तो कोकिल देव क्या कर रहे हैं? तो कोकिल देव आमेर पर अधिकार करेंगे। क्या करेंगे कोकिल देव? तो लगभग 1240 ईस्वी में ये आमेर पर अधिकार करेंगे। 1240 ईस्वी में आमेर पर अधिकार करेंगे। आमेर को राजधानी बनाएंगे कोकिल देव। ये याद रखें आप। आमेर में जो मीणा जाति थी वहां पर मीणा जाति बार बार उपद्रव मचा रही थी, तो उसे भगाया इन्होंने, कोकिल देव ने। क्लियर? तो कोकिल देव ने क्या किया है? कछवा वंश में आमेर को राजधानी बनाया, जबकि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा। तो आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? तो कोकिल देव। बार बार क्वेश्चन आए हैं। मीणा जाति को हराया इन्होंने, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और महत्वपूर्ण शासक हम पढ़ें तो आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, भारमल। क्या नाम है? भारमल, जिसे हम बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। बिहारी मल, इनका समय जरूर याद रखें आप। 1547 में ये गद्दी पर बैठेंगे कछवा वंश की और 1573 तक रहेंगे। 1573 तक रहेंगे ये। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है बिहारी मल, याद रखें। तो भारमल बिहारी मल के बारे में मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्हीं ने ही कछवा वंश में उस समय जो मुगल बादशाह था अकबर, कौन था? अकबर। समय याद है आपको? अकबर का समय क्या है? तो गद्दी पर बैठेंगे 1556 ईस्वी में और 1605 ईस्वी तक रहेंगे अकबर, दिल्ली बादशाह।
तो ये आपको पता है। तो भारमल क्या करता है, अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। तो राजस्थान का ऐसा राजपूत वंश जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, पहला कौन सा, तो वो है कछवा वंश। याद रखें आप कछवा वंश के बारे में। तो भारमल ने अधीनता स्वीकार की है और इसी भारमल ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए अकबर से। वैवाहिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध की मुख्य बात, तो इनकी बेटी थी हरकाबाई। क्या नाम है इनकी बेटी का, हरकाबाई, जिसका विवाह करवा दिया अकबर से। अकबर से करवा दिया। किसने करवाया, भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह करवा दिया है अकबर से। कब करवाया, 1562 ईस्वी में। तो यही हरकाबाई बाद में मरियम उज्जमानी के नाम से जानी गई, पता है आपको। तो यही हरकाबाई थी वह जो बाद में हरकाबाई में मरियम उज्जमानी के नाम से जानी गई। तो 1562 में क्या किया इन्होंने, तो विवाह करवा दिया। ठीक है, वैवाहिक संबंध। तो कछवा वंश से, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं कछवा वंश के कौन से शासक ने, भारमल ने। कब करवाए, तो मैं आपको बताऊं कि जब अकबर जो था, अकबर, आपको पता है ये अभी ऐसा ही में एक क्वेश्चन आया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा जो ये आपका अपना चैनल जो है हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर, आपको ऑथेंटिक नोट्स आपको दे रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो बन रहे हैं वही पढ़ा रहा हूं इतिहास में, सबसे बड़ी बात। और मैंने आपको बार बार कहा है कि जो पढ़ना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पढ़ना क्या है वही महत्वपूर्ण है। पढ़ते तो सब हैं, सिलेक्शन किसका होगा, जो सही दिशा में सही रणनीति के साथ में पढ़ेगा। तो मैंने आपको कहा है कि इतिहास आपको पढ़ना है तो इस चैनल पर आप ज़रूर आएँ और क्रम से पढ़ें। पहले वीडियो पढ़े, पहले वाले, उसके बाद ही ये वीडियो को देखें आप, तो आपको मजा आएगा पढ़ने का। आगे देखें तो मैंने कहा वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए हैं भारमल ने, बिहारी मल ने। किससे, अकबर से। तो राजपूत वंश में कौन सा वंश जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए प्रथम, वो हैं ये कछवा वंश और शासक बिहारी मल, भारमल। अब बिहारी मल की बेटी हरकाबाई का विवाह करवा दिया है अकबर से। मैंने कहा अकबर से कब करवाया, 1562 में। तो अकबर कहाँ आता था, आपको पता है, अकबर आता था अजमेर में। और अजमेर में क्यों आता था, तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी अजमेर में। आप गए होंगे, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, तो वहाँ पर जियारत करने आता था अकबर। तो अभी एसआई में क्वेश्चन बना था कि एसआई में कि अकबर ने कितनी बार दर्शन किए हैं, जियारत की है, कहाँ पर, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। तो 15 बार, तो वहीं पर आ रहा था वो। तो वहाँ बीच में ये जो भारमल है वो अपनी बेटी को लेके जाके और शादी करवा दी। कहाँ पर करवाई, तो सांबर क्षेत्र में। सांबर यानी सांबर एक क्षेत्र है, सांबर। और ये क्षेत्र कहाँ है सांबर, तो आपको पता है यहाँ नागौर है, ठीक है ना, यहाँ जयपुर है और यहाँ अजमेर है। ये बीच का एक क्षेत्र है सांबर, और सांबर के क्षेत्र पर शादी करवा दी। तो यही था भारमल, बिहारी मल। तो खुश हो गया अकबर खुश हो गया, ठीक है, अधीनता स्वीकार कर ली तो खुश हो गया अकबर। अकबर ने इसे उपाधि दे दी, उपाधि दी अकबर ने इसको, ठीक है ना, भारमल को उपाधि दे दी। तो कौन सी उपाधि दी, आपको पता होना चाहिए कौन सी उपाधि दी है। तो उसने अमीर उल उमरा की उपाधि दी है। अमीर उल उमरा किसको दी है, भारमल को, ये ध्यान रखना। और मनसब दे दिया, 5000 का मनसब दे दिया। मनसब मतलब पैसे दे दिए, समझ सकते हो ना, एक अच्छा अधिकारी बना दिया उसको। तो ये भारमल बहुत ही पहला व्यक्ति था जिसने, तो इसको याद रखना है आपको, भारमल बिहारी मल को। नेक्स्ट उसका ही बेटा बनेगा चौथा शासक कछवा वंश में, भगवंत दास। नाम सुना होगा भगवंत दास का। और भगवंत दास का समय याद रखो आप, 1573 में से ये जाएगा 1589 तक शासक बनेगा ये भगवंत दास कछवा वंश का। तो ये भी अधीन है अकबर के अधीन है। यही भगवंत दास हैं जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाएगा JMBT। सबसे पहले जलाल खा जाएगा, फिर मानसिंह जाएगा, फिर भगवंत दास जाएगा, फिर टोडरमल जाएगा। तो यही भगवंत दास था। तो भगवंत दास 1573 में गद्दी पर बैठेगा, 1589 तक वो शासक रहेगा कछवा वंश का, मैंने बताया था आपको। तो ये भगवंत दास जो हैं, इसी ने क्या किया है, अकबर का वफादार ये भी है, क्योंकि पिता वफादार, ये वफादार, तो उसका बेटा भी वफादार। तो इसने क्या करेगा, दादू दयाल जो संत थे,
हमारे राजस्थान के प्रमुख संत थे, दादू दयाल की मुलाकात करवाएगा अकबर से, भेंट करवाएगा। फतेहपुर सीकरी में कौन करवाएगा? भगवंत दास के प्रयासों से होगा। तो अकबर मुलाकात करेंगे दादू दयाल से। तो फतेहपुर सीकरी यूपी की बात है। तो ये मुख्य बात है भगवंत दास के बारे में। और हम देखें तो भगवंत दास क्या करता है? भगवंत दास एक मुख्य काम यहाँ और करता है। देखो, वैवाहिक संबंध भारमल ने भी कर लिए हैं। उसकी बेटी हरकाबाई का विवाह करवा दिया, अकबर से करवाया है, ठीक है ना। हरकाबाई मरियम उज्जमानी के नाम से जानी गई है बाद में। तो यही भगवंत दास भी अपनी पुत्री मानबाई या मानमती, इसका विवाह करवा देगा अकबर के बेटे जहांगीर से। किससे करवाएगा मानबाई का विवाह? भगवंत दास की बेटी मानबाई का विवाह ये भगवंत दास किससे करवाएगा भाई? तो अकबर के बेटे जहांगीर से। तो मानबाई या मानमती, तो इसे इतिहास में सुल्ताना निस्सा के नाम से जानते हैं। ये मुख्य बात। भगवंत दास अकबर जो है भगवंत दास को भी उपाधि देगा, अमीर उल उमला की उपाधि देगा और मनसब देगा 5000 का मनसब। तो ये भगवंत दास के बारे में मुख्य बात। एक बात और ध्यान रखना, ये भगवंत दास जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आते हैं, उसमें तीसरे व्यक्ति थे ये भगवंत दास, याद रखें आप। और भगवंत दास के बारे में एक जानकारी और ध्यान रखनी है कि अकबर के समय में भगवंत दास जो थे वो पंजाब की सूबेदारी की है। उन्होंने किसकी सूबेदारी की है? पंजाब की, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट हम देखें तो अगला शासक बनेगा बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो 4 शासक हमने पढ़े हैं। तेजकरण दुल्हेराय संस्थापक, कोकिल देव आमेर को राजधानी बनवाया। तेजकरण ने ही क्या करवाई है? जमवाय माता यानी कि मंदिर बनवाया जयपुर में। और भारमल बिहारीमल तीसरा पढ़ा हमने, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करवाए, अधीनता स्वीकार कर ली कछवा वंश की। चौथा हमने पढ़ा भगवंत दास जो उसका ही बेटा था, किसका? भारमल का। तो भगवंत दास ने क्या किया? तो वो भी अधीन ही रहेगा। तो उसने अपनी बेटी मानबाई का विवाह करवा दिया। किससे करवा दिया? तो जहांगीर से। क्लियर है? तो एक अच्छा संबंध बना रहे हैं कछवा वंश, किससे? मुगलों से। अगला शासक जो महत्वपूर्ण शासक हैं और बहुत ही अकबर का वफादार रहेगा, अगला शासक 5वां शासक है हमारा, और उसका नाम है मानसिंह फर्स्ट। याद रहेगा, याद रखना। समय है 1589 में शासक बनेगा, 89 में, और ये रहेगा 1614 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आया है बार बार, तो याद रखें आप। 1589 से 1614 ईस्वी तक कौन है कछवा वंश का शासक? मानसिंह फर्स्ट। और मानसिंह फर्स्ट अकबर का वफादार था, मैंने कहा था। यही महाराणा प्रताप के लिए एक बार जाएगा वहां पर, कहाँ? अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, बातचीत करने के लिए जाएगा। दूसरे नंबर पर जाएगा JM जलाल खां के बाद मानसिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। तो मानसिंह सेकंड नंबर यही जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप मुलाकात ही नहीं करेंगे इससे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको जरूर कहा है। क्यों? क्योंकि प्रताप जानते थे ये तो किसका है? अकबर का क्या है? राजदूत है। तो मेरा राजदूत मैं भेजूं तो किसको भेजेगा? वो अमर सिंह को भेजेगा। अमर सिंह इससे मुलाकात करेगा। क्लियर है? मानसिंह फंसते, लेकिन मानसिंह नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? क्योंकि वो नहीं आए, महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए? तो मानसिंह को अच्छा नहीं लगेगा। मानसिंह खाना खाने के बगैर ही चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे मानसिंह? तो वापस आ जाएंगे और कहेंगे अमर सिंह से, क्या कहेंगे कि अब तो जो मुलाकात है वो कहाँ होगी? युद्ध में। और युद्ध कौन सा होगा? हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये अकबर के वफादार थे मानसिंह। तो ये अकबर की चाल थी। मैंने कहा था आपको, अकबर जो था वो अनपढ़ था लेकिन इंटेलिजेंट था। वो जानता था कि राजपूतों को आपस में क्या है, भिड़ाएंगे तो ही तो हम जीतेंगे। वही हुआ था आखिर में। तो मानसिंह फर्स्ट एक वफादार है अकबर का, बात यहाँ ध्यान रखना। अब इसे फर्जन की उपाधि दी है अकबर ने, बेटा। फर्जन की उपाधि यानी बेटा, याद रखना मानसिंह को। और 7000 का मनसब दिया, 7000 का मनसब दिया है भाई। किसने? अकबर ने। सबसे ज़्यादा यानी अकबर का सबसे ज़्यादा मनसब देने वाला व्यक्ति मानसिंह फर्स्ट है, मनसब लेने वाला। उसके बाद में अजीज कोक्का करके एक व्यक्ति और था, तो दोनों को दिया था 7000 का मनसब। मानसिंह फर्स्ट के बारे में आप ध्यान रखें। तो मानसिंह ने अकबर के लिए बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारे युद्ध लिटे हैं, बहुत सारे युद्ध जीते। तो मैंने कहा कि राजा वो फर्जन की उपाधि तो दे दी, राजा भी है, मेरा बेटा भी है, फर्जन है ये, तो ठीक है, उपाधि दे दी है। अब देखें कि बहुत सारे अभियान करेगा मानसिंह फर्स्ट। सबसे पहले अभियान करेगा रणथंबोर जाएगा। उसके बाद में ये जाएगा मेवाड़, गुजरात,
ठीक है ना। गुजरात, मेवाड़, बहुत सारे अभियान देखें। रणथंभौर में ये 1569 में जाएगा, मेवाड़ में 1576 में जाएगा, गुजरात में पहले जाएगा ये 1572 में, और भी बहुत सारा बिहार में जाएगा, ये बिहार में अभियान करेगा। और भी हम कहें तो बिहार और बंगाल में भी जाएगा ये। तो अकबर का वफादार है ये बंगाल में, और एक अहमदनगर में जाएगा, अहमदनगर। तो ये देखो अकबर के लिए वफादार व्यक्ति है, तो बहुत सारे अभियान कर रहा है, बिहार में जाएगा ये, आप याद रखें 1594 में, 87 में जाएगा, बंगाल में 1594 में जाएगा, और 1610 में जाएगा ये अहमदनगर। तो ये सारे अभियान कर रहा है। कौन कर रहा है ये सारे अभियान मानसिंह फर्स्ट अकबर के लिए कर रहा है। तो वफादार तो हो गया, फर्जंद यानी बेटा हो गया। तो कौन कौन से अभियान? रणथंभौर 1569 में जीतेगा, मेवाड़ 1576 में जाएगा वहाँ पर, लेकिन पता है आपको हल्दी घाटी का युद्ध होगा, नहीं जीत पाएगा, वापस आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये भी जीता है ये, तो ये ध्यान रखें। गुजरात में 1572 में जाएगा, बिहार में 1587 87 में जाएगा, बंगाल में 1594 में जाएगा 94 में, और अहमदनगर में 1610 में जाएगा। देखो ये अहमदनगर में जो जाएगा तो उस समय जहांगीर शासक है, क्योंकि जहांगीर गद्दी पर बैठेगा ना 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये बातें आपको पता ही है। मैंने कहा बजसो याद रखें आप, BHAJSO, बी से बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब। कम से कम इतने याद रखो, 1526 से 1707 का मुगल साम्राज्य जो दिल्ली में रहा था, वो बार बार राजस्थान से क्या कर रहा था? अटैक कर रहा था। तो वो सन याद होने चाहिए आपको। क्लियर है? अभी देखें तो यहाँ ये इतने अभियान करता है, तो बंगाल और बिहार में तो क्या करेगा? वो सूबेदारी भी करेगा, सूबेदारी करेगा, मतलब वहाँ पर कुछ समय के लिए रहेगा बिहार में और बंगाल में। बिहार में मानपुर नगर बसाएगा, जबकि बंगाल में अकबर नगर बसाएगा। वो कौन? मानसिंह फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। अहमदनगर अभियान के लिए जाएगा, जीतेगा, और आते समय वहीं पर 1614 में उसकी मृत्यु हो जाएगी, मानसिंह फर्स्ट की। तो उस समय शासक कौन है? मुगल बादशाह जहांगीर हैं। तो ये ध्यान रखें आप कि 1614 में उनकी मृत्यु होती है। एक क्वेश्चन RPSC में ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में कि मानसिंह का समय क्या है? तो मानसिंह किसके समकालीन थे? तो अकबर व जहांगीर दोनों के समकालीन थे। वही बात वहीं भी आती है। राय सिंह राठौड़ के बारे में मैंने बताया था आपको, बीकानेर का शासक, तो वो ध्यान रखना, वो भी वफादार था। तो वो सब सन याद होंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। तो मानसिंह फर्स्ट के बारे में ये बातें आपको ज़रूर याद रखें। अभियान ये मिलान करो, यूँ क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सन याद ज़रूर करें। मैंने नोट्स में भी बताया, यहाँ पर रिपीट आया हूँ, तो आपके लिए मेहनत हो रही है। आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो मैंने कहा मानसिंह जो है वो अहमदनगर का अभियान कर रहे थे। 1610 में उनकी मृत्यु हो गई है जहांगीर के समय में। तो अभियान से आ रहे थे, तो 1614 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई है। 1610 में तो वहाँ गए थे, आते वक्त उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये विद्वान थे मानसिंह फर्स्ट, ठीक है ना, विद्वानों के आश्रयदाता थे। बहुत सारे विद्वान उनके दरबार में रहते थे, ठीक है ना। और बहुत सारे, जैसे दादू दयाल ने वाणी नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? वाणी, ठीक है ना। उसी प्रकार जगन्नाथ करके थे, जगन्नाथ कीर्ता मुक्तावली नामक पुस्तक लिखी। तो जगन्नाथ की इनके दरबार की कवि थे, रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे रहे हैं। एक थे मुरारी दास जिसने मान प्रकाश लिखी है, और एक थे हाया बाराहट, ठीक है ना। तो रागमाला लिखी उन्होंने। तो बहुत सारे विद्वान, ठीक है ना। मानसिंह फर्स्ट के विद्वान में हम देखें दादू दयाल जिसने वाणी लिखी है, जगन्नाथ थे एक विद्वान, ठीक है ना। मुक्ति कीर्तावली नामक पुस्तक लिखी है उन्होंने, ठीक है ना। और उसके बाद में मानसिंह फर्स्ट के बहुत सारे विद्वानों में आपको पता ही है। तो आप ध्यान रखें। तो मानसिंह फर्स्ट के बारे में बहुत ही बार ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। मानसिंह प्रथम है ये, देखना। मानसिंह सेकंड जो है वो सेकंड नेक्स्ट में आएगा। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज करता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह सेकंड यूँ आता है, तो नहीं करना है। मानसिंह फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन नेक्स्ट रहेगा। आप ज़रूर याद रखें, मानसिंह फर्स्ट का समय ज़रूर याद रखें। तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। हम और देखें हमारे जो अगले शासक हैं, जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जिनका नाम आप ज़रूर याद रखें, जिनका नाम है जयसिंह फर्स्ट। क्या नाम है? जयसिंह फर्स्ट, याद रखें। या इसी को मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शासक।
मिर्जा राजा जय सिंह। और समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका, 1625 में गद्दी पर बैठेंगे, 1667 तक रहेंगे कछवा वंश के शासक। देख सकते हो बहुत लंबा समय है इनका जयसिंह फर्स्ट का, जिसे मिर्जा जयसिंह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिर्जा जयसिंह कहते हैं। तो मिर्जा की उपाधि किसको किसने दी है? तो आप याद रखें, शाहजहां ने दी है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आपको, बार बार क्वेश्चन आया है कि जयसिंह फर्स्ट जो था वो कितने मुगल दरबार के समकालीन था? तो 3 मुगल दरबारों के समकालीन था, 3 मुगल व्यक्तियों के समकालीन था, 3 मुगल शासकों के समकालीन था। तो देखो 1625 में गद्दी पर बैठेगा तो उस समय जहांगीर था, फिर शाहजहां आएंगे, फिर औरंगजेब के समय में भी रहेंगे ये। और तो औरंगजेब के समय में ही तो इनकी क्या होगी? मुलाकात होगी मुगलों से बार बार। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि जयसिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जयसिंह जो थे, उनकी जो मिर्जा जयसिंह जो थे फर्स्ट थे, वह कितने मुगल शासकों के समकालीन थे? तो 3 याद रखें आप। 3 कौन कौन से? तो वो है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्लियर है? तो शाहजहां ने इनको मिर्जा की उपाधि दी, पहली बात। 3 मुगल शासकों के दरबार में रहे, ये ध्यान रखें। और मुख्य बात, औरंगजेब और इन दोनों में क्या हुआ था? मुठभेड़ हुई थी। कुछ कारण क्या थे? मैंने वही बात कि ये जो शाहजहां हैं वो उनके पुत्रों में क्या हुआ? उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। मैंने कहा था बार बार, वहां पर यानी मारवाड़ में जयसिंह प्रथम थे, जसवंत सिंह प्रथम, सॉरी, कौन थे मारवाड़ में? जसवंत सिंह प्रथम। वही यहाँ जयसिंह फर्स्ट भी रोल करेंगे। वही क्या करेंगे? तो शाहजहां के पुत्रों में 4 पुत्र थे, उनके जो मुख्यतः दारा शिकोह था और अंतिम कौन था? छोटा था वो औरंगजेब। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। तो 5 युद्ध हुए थे, BDS KD। बी से बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा है धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजवाई का युद्ध और देवराई जो राजस्थान में, ठीक है, ये यूपी में है, धर्मत MP में है, सामूगढ़ यूपी में है, खजवा MP में है और ये जो है वो राजस्थान में। तो ये याद रखें आप। कब हुआ था? तो ये तीनों युद्ध जो हुए थे, ये तीनों युद्ध वो हुए थे 1658 ईस्वी में, जबकि ये हुए थे 1659 ईस्वी में। अब क्या हुआ था? बात मुद्दे की ये है, देखो ये किन किन के बीच में हुए थे, तो आपको एक लाइन में याद रखना है। दारा शिकोह यानी शाहजहां का पुत्र है दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब के बीच में हुए थे। तो औरंगजेब व इन दोनों के बीच में हुए थे इस युद्ध में। तो ये दारा शिकोह पहले तो जीत रहा था, ये दोनों युद्ध जीत रहा था। तो इसको ये लगा जयसिंह फर्स्ट किसके पक्ष में चला गया? ये तीनों में तो वो दारा शिकोह का साथ देगा। ये किसका साथ देगा? दारा शिकोह का साथ देगा। जैसे जसवंत सिंह फर्स्ट ने मारवाड़ में किया था, वैसे के वैसे कछवा वंश में कौन कर रहा है? जयसिंह फर्स्ट, यहाँ मिर्जा राजा जयसिंह कर रहे हैं। तो 3 युद्ध में तो इसका साथ देगा। फिर वो जीतेगा कौन? औरंगजेब जीत रहा है बाद में ये दोनों युद्ध में, यानी गद्दी पर औरंगजेब बैठ जाता है 1658-59 में। कहाँ? मुगल बादशाह औरंगजेब बन जाता है, दारा शिकोह मर जाता है, ठीक है। तो औरंगजेब यहाँ गद्दी पर बैठेगा, तो ये जो मिर्जा राजा जयसिंह वो किसके पक्ष में चला जाएगा? वापस इस 2 युद्ध में औरंगजेब के पक्ष में चला जाएगा। तो औरंगजेब कुछ समय के लिए इससे नाराज होते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे अभियान करते हैं, तो फिर वो खुश हो जाते हैं। तो मिर्जा राजा से खुश हो जाते हैं जयसिंह फर्स्ट। ये मुख्य बात याद रखें आप। और मुख्य बात याद रखें जयसिंह की, देखो ये याद रखें आप जरूर। तो मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी है, बार बार क्वेश्चन बनाए। ये 5 युद्ध BDS KD शॉर्ट ट्रिक है मेरी, आप जरूर इसको समझे। तो आगे मुख्य बात क्या है? तो वफादार हो गए औरंगजेब के, तो वो क्या करेंगे? उस समय क्या होता है? तो जयसिंह फर्स्ट जब यहाँ रहते हैं कछवा वंश में, तब औरंगजेब है। औरंगजेब क्या है? तो औरंगजेब मुसलमानों को पक्ष में था, हिंदुओं का कट्टर विरोधी था औरंगजेब। तो उसके समय में सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे दिल्ली में। तो मराठे भी बार बार आक्रमण कर रहे थे। मराठे साम्राज्य महाराष्ट्र के, और मराठों में सबसे प्रथम शासक जो व्यक्ति था वो था कौन था? शिवाजी। और उस समय शिवाजी वहाँ के शासक थे, अच्छे व्यक्ति थे शिवाजी। तो शिवाजी बार बार अटैक कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं? ये मिर्जा राजा जयसिंह को कहाँ भेजेंगे? पुरंदर नामक स्थान पर पुरंदर की संधि करवाने। पुरंदर की संधि होगी, कब होगी? तो 22 जून
1665 ईस्वी में होगी पुरंदर की संधि। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, MH, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुंबई में ये महाराष्ट्र में ही है। पुरंदर एक स्थान है, वहाँ पर संधि होगी। शिवाजी वर्सेस किसकी संधि होगी? जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जयसिंह ये संधि करवाएगा, मतलब शिवाजी से बातचीत करवाएगा। किससे बातचीत करवाएगा? औरंगजेब से। तो औरंगजेब का वफादार हुआ ये। तो औरंगजेब कहेगा कि जयसिंह जी आप जाइए और शिवाजी को मनाइए। तो मनाएंगे ये कौन मनाएंगे? मिर्जा राजा जयसिंह मनाएंगे शिवाजी को। आप कहेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप समझ जाओ, तो अधीनता मान लो। लेकिन शिवाजी कुछ समय के लिए मान जाते, फिर बाद में वापस अटैक करेंगे। हम ज़रूर पढ़ेंगे महाराष्ट्र में जो मराठे हैं उनको हम जब पढ़ेंगे भारत का इतिहास, उसमें ज़रूर बताऊंगा शिवाजी के बारे में। लेकिन ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मुख्य बात यहाँ पर क्या है? मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि की है। पुरंदर की संधि कब की है? 22 जून 1665 में औरंगजेब के पक्ष में जाके की है, शिवाजी से की है। मुख्य बात याद रखें, समय ज़रूर याद रखें। तो जयसिंह फर्स्ट के बारे में यही मुख्य बातें। विद्वान थे जयसिंह, उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। आपको पता होगा बिहारी इनके दरबारी विद्वान थे। बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक पुस्तक लिखी, बिहारी। और एक राम कवि थे, याद रखना, राम कवि भी थे। तो ये मुख्य बातें हैं, आप ज़रूर याद रखें जयसिंह सेकंड के बारे में। तो और देखें, राम कवि भी थे एक, है ना। राम कवि ने जय सिंह चरित्र नामक पुस्तक लिखी, जय सिंह चरित्र। तो ये मुख्य बातें। जय सिंह फर्स्ट आप ज़रूर याद करें। जय सिंह फर्स्ट के बाद में जो मुख्य हमारे कछवा वंश के शासक आएंगे वो हैं जय सिंह द्वितीय। कौन आएंगे? जय सिंह द्वितीय आएंगे भाई। और जय सिंह द्वितीय को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि वो बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। जय सिंह द्वितीय के बारे में कछवा वंश के महान शासक में आते हैं जय सिंह सेकंड, जिसे सवाई जय सिंह भी कहते हैं, सवाई जय सिंह द्वितीय भी कहते हैं। और सवाई की उपाधि किसने दी है? इनका समय ज़रूर याद रखें आप। 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठेंगे ये, और 1743 ईस्वी तक बहुत कम समय में बहुत कुछ करेंगे ये सवाई जय सिंह। तो सवाई की उपाधि दी है औरंगजेब ने। औरंगजेब याद रखें, औरंगजेब का समय ज़रूर याद रखें। 1658 से 1707 तक मुग़ल बादशाह रहते हैं ये, तो इनके समकालीन थे ये। तो मुख्य बातें देखें हम। जय सिंह सेकंड, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी है। अब ये जय सिंह द्वितीय जो थे वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, ठीक है ना। ज्योतिष्य थे ये, ज्योतिष की विद्या जानते थे ये। तो राजस्थान के 2 शासक हैं जो ज्योतिष कला को जानते हैं। एक तो ये है जय सिंह सेकंड, जिसे सवाई जय सिंह सेकंड के नाम से जाते हैं। और मैंने कहा था आपको बीकानेर के राय सिंह राठौड़, वो भी ज्योतिष कला के विद्वान थे। 2 पुस्तकें, ज्योतिष रत्नमाला पुस्तक थी उनकी, और राय सिंह महोत्सव 2 पुस्तकें उन्होंने स्वयं लिखी है। तो राय सिंह राठौड़ को ज़रूर याद करें, वो वफादार थे अकबर के। ये बाद में आए थे सवाई जय सिंह द्वितीय। क्लियर है? तो सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में और कुछ बातें आपको बताऊं कि वेधशालाएं बनवाई उन्होंने, 5 वेधशालाएं बनवाई है। DJ, UMB, ठीक है ना। D से तो दिल्ली, J से जयपुर, U से उज्जैन MP में, मथुरा और बनारस। यहाँ पर बनारस को वाराणसी कहते हैं, और वाराणसी को ही काशी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीते थे ना यहाँ से, वही क्षेत्र है ये, देखें आप। तो DJ UMB शॉर्ट ट्रिक है। D से दिल्ली में बनवाई, 1700 वेधशालाएं बनवाई है, 5 वेधशालाएं याद रखें आप। वेधशालाएं दिल्ली में 1724 में, जयपुर में 1734 में। सबसे पहले कहाँ बनवाई? तो दिल्ली में। सबसे बड़ी कौन सी? तो जयपुर वाली, जंतर मंतर नाम सुना होगा, बहुत बड़ी वेधशाला बनवाई। तो DJ UMB याद रखें, दिल्ली, जयपुर, U से उज्जैन, M से मथुरा, B से बनारस को ही क्या कहते हैं? वाराणसी व काशी कहते हैं। तो 5 वेधशालाएं बनवाई है जय सिंह सेकंड ने। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी है। क्लियर बात? क्यों दी? तो वाक्पटुता के कारण, बहुत विद्वान है ये व्यक्ति, तो वाक्पटुता के कारण उनको दे दी सवाई की उपाधि। ये ध्यान रखें आप। जय सिंह सेकंड के बारे में और जानकारी हम लें तो इन्होंने, देखो इनके समय में क्या हो रहा था, मराठे हमारे राजस्थान में आ रहे थे, मराठे आक्रमण कर रहे थे बार बार।
मराठों के शासक जो हैं वो बार बार यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे। तो मराठों का राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कौन से राज्य में होता है, ये क्वेश्चन बना है। तो बूंदी में, बूंदी से याद रखिए आप। तो क्या किया इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, हुरडा सम्मेलन। याद रखें, सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन बुलाते ही। हुरडा भीलवाड़ा में एक स्थान है, भीलवाड़ा का एक स्थान है, हुरडा गांव है, और उसी स्थान पर 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई याद रखें डेट भी, 1734 को एक सम्मेलन बुलाया, हुरडा सम्मेलन। सभी राजपूत भाइयों को इकट्ठा किया, और वहाँ हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की है। याद रखें आप, महाराणा, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की है। तो ये क्या था, ये राजपूतों का एकत्रित, इकट्ठा होने, संगठित होने का एक सम्मेलन था मराठों के विरुद्ध। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया जयसिंह सेकंड ने, सवाई जयसिंह द्वितीय, याद रखें। और ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने क्या करवाया है, अश्वमेध यज्ञ करवाया है। समझ सकते हो आप, अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ ऐसा रहता है कि उसका जो राजा है उसका घोड़ा रहेगा, वो घोड़ा जहाँ पर भी जाएगा, ये घोड़ा जो है वो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ उसका क्षेत्र, यानी उसका क्षेत्र हो जाएगा, और कोई उसको पकड़ लेगा तो वो क्या कर रहा है, उस घोड़े को पकड़ लेगा तो वो उसका विरोधी है, यानी लड़ाई लड़ना चाहता है। तो ये था अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह द्वितीय का नाम जरूर याद रखें। ठीक है, मुख्य बातें और हम देखें तो विद्वान थे, तो बहुत सारे विद्वान इनके भी दरबार में रहते थे, आप जरूर याद रखें। एक व्यक्ति का नाम याद रखें, केवल राम। क्या नाम है, केवल राम। ये भी सवाई जयसिंह द्वितीय का दरबारी विद्वान था, केवल राम, याद रखें आप। तो बहुत ही मुख्य बातें मैंने जयसिंह सेकंड के बारे में ज़रूर आपको बताई हैं, तो आप ज़रूर याद रखें जयसिंह सेकंड को। 5 वेधशालाएँ बहुत ही ज़रूरी हैं, बार बार उनके क्वेश्चन आए हैं, तो ज़रूर याद रखें। उसके बाद में एक शासक बनते हैं, उनके बाद जस्ट सवाई ईश्वर सिंह, और ये इनका समय रहता है 1743 से 1750 ईस्वी तक कछवा वंश के शासक रहते हैं। इनके समय में क्या होता है, इनके समय में इनका एक भाई रहता है माधो सिंह। क्या नाम है, माधो सिंह। वह इनके बीच में वर्सेस किनके बीच में, इनके बीच में एक युद्ध होता है 1747 ईस्वी में, राजमहलों का युद्ध, राजमहल का युद्ध। और इस युद्ध में देखो ये माधो सिंह रहता है, प्लस एक मल्हार होलकर रहता है, होलकर, यानी ये कौन है, मराठे हैं। तो मराठे मिल गए, मैंने कहा आपको मराठे आक्रमण कर रहे हैं बार बार, यहाँ तो वहाँ तो एकत्रित हो रहे थे वो हुरडा सम्मेलन में, लेकिन बाद में क्या होगा, इनसे पंगा लेंगे, युद्ध होगा, राजमहलों का युद्ध, जो टोंक में एक स्थान है, टोंक में। और जीतेगा कौन, तो जीतेंगे यही ईश्वर सिंह, जीत जाएंगे। जीत की याद में 7 मंजिल का ईश्वर लाट बनवाएंगे। ईश्वर लाट सारंगसुरी नामक एक, जैसे विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने, आपको पता है, सारंगपुर के युद्ध को जीत के महाराणा प्रताप ने विजय स्तंभ बनवाया था, ठीक है ना। 9 मंजिल था, 157 सीढ़ियाँ थी, 120-122 फीट ऊंचा था। वही बातें जो थी वहाँ पर, वो उसने बनवाया विजय स्तंभ। किसने, तो महाराणा कुंभा ने। यहीं पर ईश्वर लाट नामक एक मंजिल, 7 मंजिल था, वो जयपुर में किसने बनवाया, ईश्वर सिंह ने। कौन से युद्ध को जीत के, तो राजमहलों के टोंक युद्ध को जीत के बनवाता है सवाई ईश्वर सिंह। अगला शासक हम देखें तो महत्वपूर्ण शासक जो प्रमुख थे वो थे सवाई ईश्वर सिंह के बाद में राम सिंह द्वितीय। क्या नाम है, राम सिंह द्वितीय। अब राम सिंह द्वितीय याद रखें आप, इनके बारे में 2 बातें याद रखनी है। अब देखो समय, राम सिंह द्वितीय के बारे में मुख्य बातें हम देखें। देखिए राम सिंह सेकंड, तो इनके बारे में मुख्य बात यह है कि 1857 की क्रांति होगी राजस्थान में। उस समय जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय थे। एक बात ये याद रखें आप। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि एक अंग्रेज व्यक्ति था इनके समय में। देखो एक तो अंग्रेजों ने अच्छा काम किया, अंग्रेजों के पक्ष में काम किया राम सिंह द्वितीय ने, तो सितारे हिंद की उपाधि देंगे इसको। सितारे हिंद की उपाधि कौन देगा, अंग्रेज देंगे। अच्छा व्यक्ति है भाई ये तो, यस, सहायता करेगा तो अच्छा, वफादार हो गया। तो ये उपाधि दे दी अंग्रेजों ने सितारे हिंद की राम सिंह सेकंड को।
और मैं आपको बताऊं कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे और एक अंग्रेज था वो एडवर्ड सप्तम, याद रखें आप, सप्तम। ये एडवर्ड सप्तम जब भारत में आया था, राजस्थान में आया था, उस समय इसी राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, तो जयपुर का कलर गुलाबी करवाया था, इसीलिए तो वर्तमान में उसको क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी। तो गुलाबी रंगों से रंगवाया किसने है, राम सिंह द्वितीय ने। क्यों, तो अंग्रेज आया था, अंग्रेज हमारे यहाँ पर कौन अंग्रेज आया था, एडवर्ड सप्तम, याद रखना किताबों में गलत दिया हुआ है, एडवर्ड सप्तम ही है, वही आए थे, तो बार बार क्वेश्चन भी बना है। तो राम सिंह सेकंड के बारे में ये बातें याद रखें आप। और हम देखें तो अंतिम जो कछवा वंश का शासक हैं मानसिंह द्वितीय, देखो आ गए मानसिंह द्वितीय, मानसिंह प्रथम तो वो थे, अब अगले शासक कौन है, तो मानसिंह सेकंड, मानसिंह द्वितीय। तो ये शासक बनते हैं 1922 में और 1949 तक ये जयपुर के कछवा वंश के अंतिम शासक रहते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण के समय में जयपुर के शासक कौन थे, तो मानसिंह द्वितीय, याद रखें, एक बात ये याद रखें। और राजस्थान के अंतिम राजप्रमुख भी यही थे, ठीक है, कौन थे, मानसिंह सेकंड। तो मानसिंह सेकंड के बारे में यही बातें थी। तो मैं आपके लिए कछवा वंश लाया, कछवा वंश की जो मुख्य मुख्य शासक हैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, राजस्थान के इतिहास में मैंने प्रत्यक्ष आकर आपको रिवीजन भी करवाया है, जिसमें मैंने अजमेर के चौहान लाया, मैंने जालौर के चौहान लाया, रणथंभौर के चौहान लाया और मेवाड़ का इतिहास लाया हूँ। उसके बाद मैं जोधपुर का इतिहास पढ़ाया आपको, बीकानेर का इतिहास पढ़ाया। अब मैं कछवा वंश यानी राजस्थान के सभी राजपूत वंश को मैं प्रत्यक्ष आपको पढ़ाया है, प्रत्यक्ष पढ़ाया और नोट्स के द्वारा भी पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को क्रम से देखें, इतिहास आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आ रहा होगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है, अब हम आधुनिक राजस्थान में पहुँच गए हैं। आधुनिक राजस्थान में मैंने आपका एक वीडियो डाल दिया है नोट्स द्वारा, आंग्ल राजपूताना संबंध बता दिए मैंने कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज हमसे संधियाँ कर रहे हैं और हम संधियाँ ले रहे हैं, उनकी सहायक संधियाँ ले रहे हैं। तो सहायक संधियाँ हमारी हो गई है, अब अंग्रेज हमें लूटेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारा लूटेंगे, हमें बहुत सारा परेशान करेंगे अंग्रेज। जैसे एक किसान के 10 बोरी अनाज होगा तो 8 बोरी तो अंग्रेजों को देना पड़ता है, दो बोरी हमको मिलेगा, जबकि हमने मेहनत की है 10 बोरी। लेकिन तो ये मैसेज है, तो अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, तो हम क्या होंगे, हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और क्रांति करेंगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति होगी, अगले वीडियो में होगी। तो ज़रूर आप बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। तो क्रांति को लेके हम ज़रूर आएंगे, राजस्थान की क्रांति 1857 की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।